Today in this video we will discuss about steam sterilizer cycle development part 2 of 7 design approaches. In this video we will discuss about product specific design approach. If you are new to our channel, please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharmagyan. Let's continue the video. So this video is part 2 of 7 basics of steam sterilizer cycle development and its pre. So design approaches, generally there are two design approaches. One is overkill design approach and the another one is the product specific design approach. In the design of sterilization cycles, the choice between the two design approaches is largely based on the thermal stability of the product or materials being sterilized. So generally कौन सी डिज़ाइन अप्रोच सेलेक्ट करनी है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन अप्रोच या फिर ओवरकिल डिज़ाइन अप्रोच, ये डिपेंड करता है जो भी प्रोडक्ट या मटेरियल आप स्टेरिलाइज कर रहे हो उस प्रोडक्ट या मटेरियल की थर्मल स्टेबिलिटी पर. This is the moist heat sterilization process decision tree which is already discussed in earlier videos. The link is provided in description of this video. ये जो फ्लो चार्ट है हम ऑलरेडी हमारे जो अदर वीडियोस है उसमें डिस्कस कर चुके हैं. उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो. लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. सो प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन अप्रोच. An overkill design approach can't ordinarily be used when sterilizing heat labile products or items. This situation is often the case in the terminal sterilization of drug products. A cycle must be developed which will adequately destroy the microbial load but will not result in unacceptable product degradation. The cycle is dependent on studies to determine the number and heat resistance of microorganisms in the product. Once the heat resistance and population of the bioburden organisms is characterized, a cycle can be designed that will result in a PNSU of 10⁻⁻⁶. So generally प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन अप्रोच में क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हीट लेवाइल होते हैं, मतलब हीट के कांटेक्ट में आने पे जल्दी से डिग्रेड हो जाते हैं, डिग्रेडेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. अगर हीट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन भी बढ़ता जाएगा. ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं. तो ऐसी सिचुएशन को मिनिमाइज़ करने के लिए प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन अप्रोचेस डेवलप की हुई है. तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए बेस्ड ऑन उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हीट लेवाइल है या नहीं है, अगर कितना टेम्परेचर उसको उस प्रोडक्ट को कितनी देर के लिए डिलीवर किया जाए जिसकी वजह से प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन भी नहीं हो और उसका स्टेरिलाइजेशन भी हो जाए. तो जनरली ये जो केसेस हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन अप्रोच, ये टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन में ज़्यादा यूज़ होता है और ये सिचुएशन भी वहीं पर आपको देखने को मिलेगी. तो इन केसेस में जैसे जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी आपका प्रोडक्ट, एक कोई भी प्रोडक्ट ले लो एग्जांपल के लिए, वो प्रोडक्ट आपका हीट लेवाइल है, मतलब 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा वो हीट के कांटेक्ट में अगर रहेगा तो उसका डिग्रेडेशन होगा, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा तो भी उसके डिग्रेडेशन होने के चांसेस रहेंगे. तो ऐसे केसेस में हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन अप्रोचेस डेवलप करेंगे. और उस पर्टिकुलर डिज़ाइन अप्रोच को डेवलप करने के लिए जो डेटा लगता है, आगे कौन कौन से डेटा रिक्वायर्ड है, कौन कौन से पैरामीटर्स हमें चाहिए जो इवोल्यूट करना है, वो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम या फिर R&D टीम आपको प्रोवाइड करेगी कि इस प्रोडक्ट की हीट स्टेबिलिटी कितनी है, कितनी देर के लिए उसको हीट प्रोवाइड कर की जा सकती है, उसका बायोवर्डन या बायोलोड कितना है. वो सब वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. For design purposes, the values selected for N0 and DT are based on the values determined by bioburden analysis plus additional safety margins that are based on professional judgment, the extent of the bioburden data, and the degree of product bioburden testing that will be conducted on ongoing basis. Actual bioburden population for products made under CGMP should be very low, 1 to 100 CFU per container. Generally, only spore forming environmental or product isolates need to be subjected to D-value determination. Heat soaking the product for 10 to 15 minutes at 80 to 100 degrees centigrade can screen out less resistant microorganisms.
The value selected for DT should include a safety margin over the most resistant microorganisms detected in bioburden studies. The safety margin selected inversely correlates to frequency and magnitude of ongoing tests conducted for bioburden population and resistance. So ये जो स्लाइड है इसमें जनरली क्या होता है कि यहाँ पर जो भी डेटा बताया गया है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर R&D की जो टीम होती है वो इस डेटा को यूज़ करती है और कैसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बायोवर्डन बायोलोड डिसाइड करना है, डी वैल्यू डिटरमाइन करनी है, वो इस बेस पर करती हैं। यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोफेशनल जजमेंट क्या है उस प्रोडक्ट के लिए, उसमें कितना बायोवर्डन या बायोलोड है और बायोवर्डन की जो टेस्टिंग है वो किस हिसाब से की जा रही है। और जनरली जो बायोवर्डन होता है, पॉपुलेशन होता है प्रोडक्ट्स में, वो 1 to 100 CFU पर कंटेनर पाया जाता है। ये जनरल एक एजम्पशन है, लेकिन जब डेवलपमेंट करते हैं, डी वैल्यू डिटर्मिनेशन करते हैं, तो इन्वायरमेंटल आइसोलेट्स या फिर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज के बेस पे ही वो लोग डेवलपमेंट और डी वैल्यू डिटर्मिनेशन करते हैं। तो जब डी वैल्यू फाइनली डिटरमाइन हो जाती है, जो डी वैल्यू है वो आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम प्रोवाइड करेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। उस डी वैल्यू के बेस पे और आप अपनी जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिज़ाइन अप्रोच को डेवलप करोगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डी वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से आप डिज़ाइन अप्रोच जो है, कैसे स्टेरिलाइज करना है उसको, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितनी देर के लिए स्टेरिलाइज करना है, वो सब उस डी वैल्यू पर ही डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑब्जर्व वर्स्ट केस प्रोडक्ट बायोवर्डन रेजिस्टेंस इज 0.3 minutes and the DT value is 0.4 minutes is selected, then the extensive ongoing bioburden resistance testing would be necessary. तो ये हम एक आगे एग्जांपल से समझ लेते हैं। On other hand, if DT value with the resistance of 1 minute similar to assumption of DT using the overkill design approach is selected, then there is a little scientific necessary for routine bioburden monitoring of the load items. तो एग्जांपल से हम ये समझ लेते हैं क्या है। जनरली यहाँ पर एग्जांपल 1 में हम देखते हैं बायोबर्डन टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट N0 वैल्यू 10⁻1 रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब 10। N0 वैल्यू इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो 10 है और डी वैल्यू जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो है 0.25 मिनट्स, लेस देन 0.25 मिनट्स, और N0 इनिशियल पॉपुलेशन लेस देन 10। जो वैल्यूज़ यूज फॉर प्रोसेस डिज़ाइन के लिए हम जो वैल्यू यूज़ करने वाले हैं वो है इनिशियल पॉपुलेशन हम एज्यूम कर रहे हैं 10⁻2 मीन्स 100 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और NF मीन्स जो PNSU आपको चाहिए फाइनल वो 10⁻⁻6 चाहिए, मीन्स 12 लॉग रिडक्शन आपको चाहिए। एंड डी वैल्यू यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं 0.4 मिनट्स। तो इसको जब हम लीथलिटी कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले में डाल के, तो F121 मतलब F0 वैल्यू at 121 degree centigrade is equal to log N0 minus log NF multiplied by dt. dt means d value at specific temperature 121 degree centigrade. तो log अभी इसको हमने फॉर्मूले में डाल दिया है, और जो F121 डिग्री से 121 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू log 10⁻2 माइनस log 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 मिनट्स। इसको सॉल्व करने पर आपको 3.2 मिनट्स मिलता है, मतलब F0 वैल्यू 3.2 मिनट्स मिल रहा है। तो इस अगर इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई भी प्रोडक्ट में आपका जो बायोलोड है वो 10⁻2 है, मतलब 100 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनिशियल पॉपुलेशन, तो उसको 10⁻⁻6 PNSU लेवल 10⁻⁻6 लेके आने में आपको कितना F0 चाहिए। F0 वे साइकिल डेवलपमेंट अगर आप करोगे तो 3.2 मिनट्स चाहिए आपको। So in this example, a minimum F0 value of 3.2 minutes would achieve an acceptable product PNSU, since the design value of the resistance is 0.4 minutes is only slightly higher than the heat resistance of microorganisms found in the product. तो इसका क्या कहना है कि प्रोडक्ट में जो हीट रेजिस्टेंट लेवल है 0.25 मिनट्स का है, और हमने जो एक्सटेंसिव डिज़ाइन अप्रोच को फॉलो करते हुए जो DT वैल्यू लिया है वो 0.4 मिनट लिया है।
उसके बेस पे अगर हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करें तो जो इनिशियल पॉपुलेशन है 10⁻² की, उसको PNSU लेवल 10⁻6 में अगर कन्वर्ट करना है, मतलब स्टेराइल करना है उसको, उस पर्टिकुलर यूनिट को या प्रोडक्ट को, तो उसके लिए हमें 3.2 मिनट्स का F0 वैल्यू उस पर्टिकुलर कंटेनर या प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना होगा, तब जाके वो स्टेराइल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है बायोवर्डन टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। N0 means initial population less than 10, D value D121 less than 0.25 minutes, values used for process design। N0 इनिशियल पॉपुलेशन, प्रोसेस डिज़ाइन के लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं 10⁻² माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और NF मतलब हमें फाइनल जो स्टेरिलिटी चाहिए वो स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल SAL जिसको हम बोलते हैं वो 10⁻6 चाहिए PNSU। और डी वैल्यू जो रहेगी वो 1 मिनट रहेगी। मीन्स हमें जो प्रोडक्ट डेटा मिला है वो 0.25 मिला है, लेकिन हम यहाँ पर प्रोसेस डिज़ाइन अप्रोच के बेस पे अगर हम जाते हैं और 1 मिनट अगर हम रखते हैं उसका डी वैल्यू, तो कितने मिनट का साइकिल F0 वैल्यू हमें चाहिए ताकि हमें जो स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल या फिर 10⁻6 PNSU लेवल अचीव हो जाए। तो उसके लिए हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले में पुट करके, तो जो वैल्यू मिलती है हमें 8 मिनट्स की मिलती है। तो 8 मिनट की जो वैल्यू मिलती है वो क्या बोलती है कि एक प्रोडक्ट को या फिर जो भी कंटेनर है उसको आप स्टेरिलाइज करने के लिए, स्टेराइल बनाने के लिए आपको 8 मिनट का F0 वैल्यू देना होगा, मतलब 8 मिनट का स्टेरिलाइजेशन F0 वैल्यू चाहिए, तब जाके आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट PNSU मिलेगा उसको। सिंस द डिज़ाइन वैल्यू सेलेक्टेड फॉर हीट रेजिस्टेंस इज़ वेरी कंजर्वेटिव, मीन्स अभी हमने क्या है जो डी वैल्यू सेलेक्ट किया वो 1 मिनट का सेलेक्ट किया हुआ है। तो 1 मिनट का जो डी वैल्यू है वो जनरली नॉर्मली स्टैंडर्ड साइकिल्स में यूज़ होता ही है। तो द नीड फॉर ऑनगोइंग प्रोडक्ट बायोवर्डन हीट रेजिस्टेंस टेस्टिंग इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड बट शुड स्टिल बी मॉनिटर्ड पीरियोडिकली। इस वीडियो को बनाने के लिए जो गाइडलाइंस हमने यूज़ की है, टेक्निकल रिपोर्ट नंबर 1 PDA TR1, टेक्निकल रिपोर्ट नंबर 1 रिवाइज्ड इन 2007, वैलिडेशन ऑफ मोइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, साइकिल डिज़ाइन, डेवलपमेंट, क्वालिफिकेशन एंड ऑनगोइंग कंट्रोल का यूज़ किया हुआ है। So thanks for watching Pharma Gyan. Please don't forget to like, share and subscribe our channel Pharma Gyan.